हेलो स्टूडेंट्स, तो 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म और इसका है आज लेक्चर नंबर 2। ठीक है, और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक नई टाइप की फील्ड का जन्म हुआ था और जो हमने फाइंड की थी एक करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ। करंट कैरिंग वायर इसकी वजह से, ठीक है, एक छोटे से एलिमेंट्स पर, ठीक है, फुल एलिमेंट्स पर नहीं लेनी थी, पूरी लेंथ पर नहीं लेनी थी, एक छोटे से एलिमेंट्स डी एल पर जो मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पर आती थी वो थी आपकी डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर का क्यूब। ठीक है, तो ये थी हमारी डी एल वेक्टर की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, ठीक है, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन मोड आर क्यूब। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट होता था परमेबिलिटी, ठीक है, परमेबिलिटी, म्यू नॉट एक परमेबिलिटी थी था, ठीक है, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷, ये हम पढ़ चुके हैं पिछली बस में। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैल्यू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। चलो जी, डी एल स्मॉल लेंस, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर, क्लियर थी है, तो इसकी वजह से निकाली थी और ये थी इसकी वेक्टर फॉर्म और स्केलर जो फॉर्म थी वो थी इसकी डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है? थीटा है डी एल और आर के बीच का एंगल, थीटा है डी एल और आर के बीच का एंगल, ठीक है, याद रखना डी एल और आर के बीच का एंगल है थीटा। तो ये थी इसकी स्केलर फॉर्म और ये थी इसकी वेक्टर फॉर्म, ठीक है। यूनिट क्या थी? टेस्ला, यूनिट निकाली थी हमने टेस्ला, और भी यूनिट है लेकिन हमें ज़्यादातर आपको टेस्ला से ही काम चलेगा, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला से ही काम चलाएंगे। तो आज हम पढ़ते हैं इसके बाद। तो ये जो निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड, ये निकाली थी बायोट-सावर्ट लॉ से, ठीक है, बायोट-सावर्ट लॉ से। तो आज हम एप्लीकेशन शुरू करते हैं बायोट-सावर्ट लॉ की। तो स्टार्ट करते हैं बायोट-सावर्ट लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग फाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर by using बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, बायोट-सावर्ट लॉ से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एक फाइनाइट वायर की, ठीक है। तो यूज़ करते हैं, देखिए बायोट-सावर्ट लॉ एक फाइनाइट वायर। तो सपोज करो एक वायर ले लेते हैं यहाँ पर और जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और ये फाइनाइट लेंथ की है। हमें सपोज करो इससे ए डिस्टेंस पर जाकर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो यहाँ एंगल बना लेते हैं इसके दोनों एंडों से। सपोज करो ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2। क्लियर हो गया? तो हमें क्या करना है? तो हमने क्या लिया, एक करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर, आई करंट फ्लो, I current flows in it, we have to find
मैग्नेटिक फील्ड एट पी, ठीक है, हमें पी पॉइंट पर फाइंड करनी है जो वायर से ए मीटर दूर है, ठीक है। यहाँ हमने ले लिए θ1 θ2। अच्छा अब एक चीज़ बताइए कि जो बायोट ने बताया था कि भाई छोटे से एलिमेंट की वजह से आप फील्ड निकाल सकते हैं, पूरी वायर की वजह से आप एक साथ फील्ड नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं कि क्या करना है हमें कि एल पर जाएंगे और dl का एक छोटा सा एलिमेंट्स ले लेंगे, ठीक है। एल पर जाकर dl का एक छोटा सा एलिमेंट्स लेंगे, ये छोटा सा एलिमेंट्स है dl, और इसकी वजह से फील्ड निकालते हैं हम यहाँ से। सपोज करो ये एंगल है थीटा, क्लियर, ये एंगल थीटा, तो ये हो गया आपका 90, ठीक है, ये हो गया 90 माइनस थीटा, क्लियर है, ये 90 माइनस थीटा हो गया भाई आपका। तो और इसको ही हम बोल देंगे r, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर dl से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली, हमें हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, तो dl से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो हम इसको r बोलेंगे, ठीक है जी। तो चलो ये हो गया जी। अब क्या करना है हमें, अब हम इसको यहाँ इस पॉइंट पर इस dl की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, वो कितनी होगी, वो होगी आपकी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर हो गया, आई dl साइन 90 माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी वजह से। अब देखिए ये dl 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 ये dl, तो यहाँ पर सब dl है, तो dl की वजह से अगर अब इस पूरी वायर की वजह से लेना है तो dl 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 जोड़ देंगे, तो dl सभी dl किस में है, सीरीज में, तो डायरेक्शन की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं भाई, ये dl ये dl ये dl ये सब किस में आ गए, सीरीज में। तो क्या हम तोड़ के जोड़ना है या सीधे सीधे जोड़ना, सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, क्योंकि सीरीज में तो हम सीधे जोड़ लेते हैं, तो हम इसको सीधे सीधे जोड़ लेंगे यहाँ से। तो ये जो dB होगा वो हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, क्लियर हो गया। चलिए जी, अब यहाँ देखिए कि हमें ये तो है इस स्मॉल dl की वजह से, हमें निकालना है टोटल वायर की वजह से, तो हमें करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन। अब इसमें ये टर्म्स देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या चीज़ है, ठीक है, वेरिएबल्स टर्म्स क्या है, तो हमें देखिए ध्यान से देखते हैं। तो वेरिएबल्स हमने यहाँ थीटा लिया है, तो ये थीटा ऐसे घूमकर θ1 हो जाएगा, और ये थीटा यहाँ तक घूमकर θ2 हो जाएगा, तो इसका मतलब है वेरिएबल्स है आपका थीटा। देखिए भाई यहाँ से चले तो ये ऐसे करके ऐसे पहुँच गए θ1 तक, और ये ऐसे करके ऐसे θ2 तक, तो इसका मतलब वेरिएबल्स तो है थीटा। अब वेरिएबल्स थीटा है तो हमें उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, लेकिन यहाँ तो अभी कुछ ऐसा है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कुछ टर्म्स चेंज करने पड़ेंगे इसमें। और देखिए टर्म्स चेंज करते हैं, कैसे करना है कि पहले तो हम इसको ले लेते हैं कि देखिए इस ट्राइंगल में ले लीजिए आप a बाई आर, ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल जिसमें ये a है और ये r है, ठीक है जी। तो ये a है ये r है, तो हम लिख सकते हैं a बाई आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, सो आर इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस थीटा, क्लियर हो गया। आर इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस थीटा, या आर इज इक्वल टू ए सेक थीटा लिख सकते हैं इसे भाई, आर इज इक्वल टू ए सेक थीटा। तो चलो आर की जगह पर तो ए सेक थीटा लिखेंगे। अब देखिए करंट कांस्टेंट है, dl को देखते हैं। अब dl ये भी l होगी, तो इसको भी हम चेंज करते हैं। तो हम भी फिर इस ट्राइंगल में ही आते हैं दोबारा, ठीक है, इसी ट्राइंगल में आना है आपको। देखिए ये है L और ये है R और ये है A और ये है थीटा, तो L बाई ए इज इक्वल टू टेन थीटा, सो L इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो इसका डिफरेंशिएट कर दें बोथ साइड, ठीक है, डिफरेंशिएट, तो dl इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आ गया सर में, यहाँ पर हमने क्या करा है, डिफरेंशिएट कर दिया इसका।
डिफ्रेंशिएट, ठीक है जी। तो dl की जगह पर a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा और r की जगह पर a sec थीटा इसमें रखते हैं। dv का इंटीग्रेशन करोगे तो b हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, इसको हम बाहर ले लेते हैं, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। dl के प्लेस पर रख लीजिए a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया आपका cos थीटा, ठीक है। अपॉन में r के प्लेस पर रखेंगे a sec थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, a से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा v इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा। लिमिट बताइए, देखिए लिमिट है θ1 से θ2, ठीक है, θ1 से θ2 यानी माइनस θ2 से θ1, ठीक है। देखिए माइनस, क्योंकि ये आपका एक्सिस है, एक्सिस के नीचे नेगेटिव होता है, तो इसे ले लिया हमने नेगेटिव θ2 और इसको ले लिया θ1, तो इंटीग्रेशन करना है हमें माइनस θ2 से θ1। चलो जी करते हैं cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा, ठीक है। cos थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया आपका v इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई, लीजिए साइन थीटा, लिमिट रख दीजिए माइनस θ2 से θ1, तो ये आ गया cos θ1 माइनस माइनस प्लस साइन θ2, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन है साइन थीटा। तो आपका जो आंसर आ गया मैग्नेटिक फील्ड का वो आ गया आपका b इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई साइन θ1 प्लस साइन θ2। दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड of a finite current carrying wire by using Biot-Savart law V is equal to म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई साइन θ1 प्लस साइन θ2। देखिए ठीक है, आ रहा है समझ में, रिवाइज कर लीजिए कि एक वायर ली जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें क्या करना था, एक छोटे से एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो वो हो गई आपकी म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा दैट इज आर स्क्वायर, बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब हमें क्या करना था, हमें ये टर्म्स चेंज करने थे डी एल और आर, क्योंकि हमें पता है कि इसमें जो चेंज है वो थीटा चेंज है, θ1 तक और θ2 तक, तो हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो थीटा के टर्म्स में करना है। तो हमने क्या क्या चेंज कर लिया, हमने आर और डी एल को चेंज करा। आर को कैसे चेंज करेंगे, ए बाई आर करके चेंज करेंगे, और डी एल को कैसे चेंज करेंगे, या डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। इनको यहाँ वैल्यू पुट करोगे, बाद में लिमिट रख दोगे, तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन θ1 प्लस साइन θ2 और ए और आ रहा है भी हमारा, ठीक है, ये a भी साथ चलेगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है ना, ए से एक पावर कैंसिल हुई है, तो एक ए बचा है, एक को हमने यहाँ लिख दिया। तो ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग फाइनाइट वायर बाय यूजिंग अ बायोट-सावर्ट लॉ। तो एक करंट कैरिंग वायर की वजह से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आई है वो आई है V इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है जी, यही है। अब इसमें देखिए बस दो चीज आपको याद रखनी है कि ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर। एक तो आपको याद रखना है कि जो ए है, ए इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। एक तो हमें याद रखना है कि हम जहां भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। सेकंड, θ1 एंड θ2 मेजर्ड फ्रॉम परपेंडिकुलर, ठीक है। θ1 θ2 को मेजर कहाँ से करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही मेजर करना है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मेजर करना है, आपको याद रखना है। तो क्योंकि कभी कभी क्या होगा, θ1 θ2 एक ही साइड मिल जाएंगे, तो फिर एक को नेगेटिव ले लेना है और एक को पॉजिटिव लेना है, ठीक है।
और अदरवाइज वो दोनों साइड है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ ही जाएगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि ए इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर एंड θ1 एंड θ2 मेजर फ्रॉम परपेंडिकुलर। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। सपोज कीजिए ये आई एक लेंथ है, मतलब एक वायर है सॉरी, और जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। आपसे पूछा कि इस पॉइंट पर जाकर ए पर जाकर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है आपको, जबकि ये एंगल है 45 और ये एंगल भी 45। ठीक है जी, ये एंगल 45 और वो एंगल भी 45। तो यहाँ हम रख लेते हैं, ये वायर हो गई, ये हो गए। आपको पी पॉइंट पर फाइंड करना है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आप बताइए, आपने निकाल लिया है। V इजिकल टू μ0 I अपॉन 4 पाई ए साइन 45 आ रहा है समझ में, साइन 45 साइन θ1 प्लस साइन θ2, यानी θ1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 45 और θ2 की वैल्यू क्या है -45। आ रहा है समझ में भाई, -45 रखेंगे 45 रखेंगे, बताइए जल्दी फटाफट। साइन θ1 45 एंड साइन θ2 -45 या 45। देखिए आपने जो माइनस है वो पहले ही इस फॉर्मूले में रखा हुआ है। ठीक है, आ रहा है समझ में, माइनस रख के ही हमने निकाला था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन θ1 भी 45 और साइन θ2 भी 45। क्लियर है, ये चीज़ याद रखनी है हमें। तो साइन 45 प्लस साइन 45 भाई, क्योंकि आपने θ1 पहले ही नेगेटिव ले लिया है फॉर्मूले में। तो V इजिकल टू μ0 I अपॉन 4 पाई ए साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2, दैट इज B इजिकल टू μ0 I अपॉन 4 पाई ए, और इनका एलसीएम हो गया √2, 2√2 से √2 इसे काट दीजिए, √2 टाइम्स, तो आंसर आ गया आपका √2 μ0 I अपॉन 4 पाई ए। क्लियर है, तो ये आपको लेना था आंसर। अब देखिए ये 45 पे ले लिया, और भी केस ले सकते हैं हम इसमें से। आपसे बोलिए कि भाई एक ऐसे क्लोज लूप है, ठीक है, सपोज करो ये स्क्वायर है, स्क्वायर ही बना लीजिए, सेम साइड कर लीजिए। ये ए साइड है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, आई करंट फ्लो हो रहा है। आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, एट अ सेंटर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं 1, इसे मान लेते हैं 2, इसे मान लेते हैं 3, इसे मान लेते हैं 4। तो देखिए 1 की वजह से इसे ऐसे कराएंगे, यहाँ ऐसे कराओगे। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये होगी, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, ये निकालनी है हमें। एंगल आपको पता ही है भाई, ये 90 हो गया, तो ये 45, ये 45, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 90, तो इसका मतलब ये भी कितना 45 और ये भी कितना 45। क्लियर, चलिए जी, ये वाली कितनी होगी साइड, इसको निकाल लेते हैं। ये पूरी ए है तो ये a/2 हो गई। ठीक है, a/2 से इस वाली साइड को निकाल लीजिए पहले आप। ये a/2, ये 45 भाई, ये भी 45 है, तो ABC AB अपॉन BC इजिकल टू 1045। देखिए AB अपॉन BC इजिकल टू 1045, तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो AB इजिकल टू कितना हो गया BC, यानी A/2 सॉरी, तो AB इजिकल टू A/2, तो इसका मतलब है ये भी A/2 हो गई। अब निकाल लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी एट पी पर, θ1 θ2 बता दीजिए। θ1 हो गया 45, θ2 भी 45, तो B इजिकल टू क्या हो गया, V इजिकल टू हो गया μ0 I अपॉन 4 पाई A/2। आ गया समझ में, A/2 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली। ठीक है, तो ये हो गया A/2।
साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, अभी आप वही यही वैल्यू रखेंगे 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज √2 से इसमें इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका √2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 से कैंसिल हो जाएगा 2πa, इसे काटेंगे तो ये √2 टाइम्स कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन √2πa। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार। म्यू नॉट आई अपॉन 4π, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई a/2 है तो 1/√2, ये √2 हो गया भाई √2 × 2 √2 की मल्टीप्लाई कर दी, √2 से √2 और इस 2 से 2 कट गया, इससे 2 टाइम्स कट गया तो √2 ही बचा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, क्या इस वायर की वजह से भी ऐसी ही बनेगी, इस वायर की वजह से भी ऐसी ही बनेगी और इस वायर की वजह से भी ऐसी बनेगी? इसका मतलब क्या ये 1 2 3 4 सब सेम साइड है? डायरेक्शन और देख लेते हैं कि किसी की डायरेक्शन देखिए, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इसकी वजह से भी इनसाइड, इसकी वजह से भी इनसाइड और इसकी वजह से भी इनसाइड। तो इसका मतलब है जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी आपकी बी नेट इज इक्वल टू 4 × बी। ठीक है, तो ये हो गया 4 म्यू नॉट आई अपॉन √2πa। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ए। क्लियर है। और देखिए, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन तो आप सभी तरह के कर सकते हैं इससे। और देखिए, जैसे आपको ट्रायंगल दे दे, सपोज करो एक ट्रायंगल बना कर दे दिया, इसमें करंट ऐसे फ्लो करा दिया, साइड बोलो ये भी ए है, आपसे पूछा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए और करंट आई है। तो देखिए हमारे पास फिर 3 वायर हो गई, 1 2 और 3। ठीक है, तो पहले 1 की वजह से निकाल लेते हैं। देखिए 1 की वजह से कैसे निकालेंगे, ये ऐसे हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है तो हमें ये निकालनी पड़ेगी। ये अगर a है तो ये कितनी हो गई a/2, तो ये भी a/2। इस डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। एंगल की बात करें, देखिए फटाफट, ये एंगल है 90। ये कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरिकल है तो 60। अगर ये 60 है तो ये 30 और ये 30 है तो ये 60। ठीक है, तो चाहे तो आप इससे निकाल लीजिए चाहे इससे निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए हम इससे निकाल लेते हैं, ये है a/2 और ये एंगल 30, तो हमें ये वाली साइड चाहिए ABC। तो कैसे निकालेंगे, AB अपॉन a√2 इज इक्वल टू 1030। 1030 की वैल्यू क्या होती है बताइए? 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। तो AB इज इक्वल टू 1/√3 इंटू a/2। तो ये जो वैल्यू हो गई ये हो गई a/2√3। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा याद रखना है। वायर में जो ये a होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर होता है। θ1 θ2 आर मेजर ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो θ1 θ2 देखिए इससे मेजर करने में परपेंडिकुलर से। क्लियर है, याद रखना है हमें। तो एक 60 हो गया और दूसरा भी 60 हो गया, इसमें ये 60 और ये भी 60। क्लियर है, तो θ1 θ2 कितने हैं यहाँ पर? 60 भाई, ये 60 हो गया भाई 30, तो ये भी 60 हो गया। तो θ1 θ2 है 60 और आपकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी आई है? वो आई है आपकी a/2√3। a/2√3 ए परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ये। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सिंपल लिख लीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4π। ए की जगह पर क्या लिखेंगे? a/2√3 इंटू साइन θ1 यानी साइन 60 प्लस साइन 60। 2√3 म्यू नॉट आई अपॉन 4πa। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 प्लस √3/2। इसे सोल्व कर लीजिए, 2 से इसे काट दीजिए 2 टाइम्स। तो √3 म्यू नॉट आई बाय 2πa, एलसीएम हो गया 2 और ये हो गया 2√3, इससे ये कट गया, √3 हो गया। √3 की √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और ये हो गया 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2πa। क्लियर है,
3 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। चलो जी बहुत अच्छे। ये किसकी वजह से था? ये केवल एक वायर की वजह से है। इसकी वजह से भी इतना ही होगा। देखिए इसकी वजह से निकालेंगे तो ये एंगल भी इतना हो गया, इसकी वजह से निकालेंगे तो ये भी इतना ही हो गया। क्लियर है? अच्छा जी, अब डायरेक्शन देख लेते हैं। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसकी वजह से भी अंदर है और इसकी वजह से भी इनसाइड ही है, तो इसका मतलब तीनों की वजह से इनसाइड है। तो जो नेट आ गई आपकी वी नेट इज इक्वल टू वो आ गई 3 × 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो 3 3 जा 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। दिस इज द आंसर। क्लियर है? तो चाहे तो कोई कैसा भी आपको एक क्लोज सरफेस दे दे तो क्लोज सरफेस में डायरेक्शन को देखकर आप इजीली मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। आपको बार बार मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो ए और θ1 θ2 याद रखने हैं, कभी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ए क्या है? ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एंड θ1 एंड θ2, θ1 एंड θ2 मेजर्स फ्रॉम परपेंडिकुलर। ठीक है, मेजर्स फ्रॉम परपेंडिकुलर्स, ये हमें बस याद रखना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए सपोज करो ऐसे आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और हमें यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो देखिए DLBC पर लोगे आप, तो इस वायर की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बताइए? तो आप क्या लिखेंगे? देखिए बताओ फटाफट जल्दी से। यहाँ θ1 θ2 क्या है भाई? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, इसे A मान लो तो ये A हो गई। आप लिखोगे sin θ1 प्लस sin θ2, अब sin θ2 DL। भाई I और DL समझ में आ रहा है? DL की डायरेक्शन ऑलवेज I की डायरेक्शन में होती है, तो DL और I के बीच में एंगल कितना है? 0 इस पॉइंट के नहीं है, और अगर हम इस पर ले जाएंगे तो 180, यानी θ1 θ2 क्या है? θ1 मान लीजिए 0 है तो θ2 क्या हो गया? 180। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, और साइन 180 की वैल्यू भी 0 ही होती है। तो इस केस में आप सिंपली भी बोल सकते हैं कि DL पैरेलल टू, भाई DL किसके पैरेलल है? DL तो पैरेलल ही हो गया आई के। आप ये एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसका मतलब इनके बीच में कोई एंगल नहीं है, इनके बीच में एंगल 0 है, इनके बीच में एंगल 0 है, तो ये वाला पार्ट 0 है, ये वाला पार्ट 0 है, तो ये भी 0 है, तो V क्या हो गया? 0। क्लियर? तो इस केस में V 0 होता है। स्ट्रेट वायर में अगर आपको से कोई उसी के डायरेक्शन में आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो उसका आंसर आएगा आपका 0। क्लियर है? अब लेते हैं, सपोज करो इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर की हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? ये ले लीजिए वायर, और ये कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक है। इस पॉइंट पर A पॉइंट पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो देखिए इसमें बताइए कि θ1 θ2 क्या होगा? ए तो बता ही दिया, ए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड एक फाइनाइट वायर की वजह से होती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब θ1 θ2 की बात है, ए तो सही है, तो θ1 θ2 देखिए कैसे करेंगे। ये θ1 हो गया आपका, ये θ2 हो गया। तो θ1 θ2 क्या है यहाँ पर θ1 θ2 बताइए कितने होंगे? दोनों 90 हैं। अब आप कैसे मानो, आपको कैसे समझाएगा, कैसे मानती है? देखिए ये वायर कैसी है? इनफाइनाइट है, ठीक है। तो आपका जो θ1 है देखिए यहाँ पर मिनिमम होता है, और ये जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बढ़ता जाएगा। सपोज करो इनफाइनाइट है तो ये और बढ़ता जाएगा, और ये एक एंड पर जाकर बिल्कुल दोनों लगभग स्ट्रेट हो जाएंगे। तो इनके बीच में जो एंगल कितना मिलेगा? 90 का मिलेगा फिर, ठीक है। θ1 90 और θ2 भी 90। भाई इनफाइनाइट की बात हो रही है, इनफाइनाइट पर जाकर ये θ1 कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 90। उससे आगे तो इधर की तरफ चला जाएगा तो 90। तो θ1 की वैल्यू भी 90 और θ2 की वैल्यू भी 90। तो θ1 90 एंड θ2 90, तो 1 एंड 1 2। तो V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन
4 पाई ए इंटू 2 से 4 को कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो याद रखेंगे आप कि फाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड ए डिस्टेंस पर क्या होती है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। अच्छा चलो इसमें कर लेते हैं सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट भी पढ़ लेते हैं यहीं। सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट क्या होती है भाई, एक एंड से इनफाइनाइट है, एक से फाइनाइट है, तो वायर कुछ ऐसी होगी। इस पॉइंट पर पूछा है, तो यहाँ पर बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर θ1 θ2 क्या होंगे, यहाँ पर θ1 होगा 90, देखिए ये वाला है 90, और θ2 तो 0 है भाई। θ1 θ2 कहाँ से मेजर करते हैं, परपेंडिकुलर से, तो θ2 कितना है 0, क्लियर है, वो 90 वो 0। तो आगे आंसर आपका कितना लिखोगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। तो ठीक है, तो आपकी तीनों मैग्नेटिक फील्ड आ गई, एक फाइनाइट वायर की वजह से, फाइनाइट वायर की वजह से आई है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन θ1 प्लस साइन θ। ठीक है, तो हमारे पास फाइनाइट वायर की वजह से बी इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई ए साइन θ1 साइन θ2। अगर आपसे बोला जाए इनफाइनाइट वायर, भाई इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होगी, तो वो आई थी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, और आपसे बोला जाए कि सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होगी, तो ये आई थी आपकी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। ठीक है, तो ये फील्ड निकाल ली हमने। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे दे देता है कि सपोज करो ये वायर है आई, ठीक है, और हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये है ए, ये एंगल है 60 और ये एंगल है 30। ठीक है, ऐसे करके दे दिया। अब बताइए कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, क्लियर है। तो ये चीज़ हमें क्या रखनी है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ से इस एंड से आपका जो एंगल बनना है वो 60 है और नीचे वाले एंड से बनना है 30। तो इसमें θ1 θ2 क्या लेना है एक तो, दूसरा और एक ए क्या लेना है। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बार बार याद करा रहा हूँ मैं ए के, इसमें जो आप जो लिखते हो फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन θ1 प्लस साइन θ2, ए क्या है, ए इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो क्या ये ए है, ये ए नहीं है, देखिए ये परपेंडिकुलर कहाँ है वायर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वायर को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। अब क्लियर है, तो ये ए है या कुछ अलग है, ये ए है, ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, ट्रायंगल बन गया। ठीक है, याद रखना है ऐसे क्वेश्चनों को, कहीं आप इसी को मान लीजिए कि यही डिस्टेंस है, ये ए है, ये 30 है, ये ए बी है, ये सी है, हमें ये निकालना है, तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू कॉस 30, तो ए बी इज इक्वल टू ए कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। इसका मतलब जो ए है वो है हमारी √3a/2। क्लियर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना कि ये। सेकेंड बात θ1 θ2, θ1 देखो 60 है, θ1 तो 60 है। अब θ2 देखें, θ1 θ2 मेजर फ्रॉम दी परपेंडिकुलर बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड मेजर करते हैं, तो देखिए ये तो एक ही साइड है, तो ये तो θ1 तो चलो सही है, लेकिन ये दूसरा एंड, तो अगर ये एक ही साइड हो तो θ1 को पॉजिटिव ले लिया तो इसको नेगेटिव लेना है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। या फिर आप समझ गए कि इससे क्या करना है, इस वायर का एंड लेना है, तो आप पहला तो ले चुके हो, अब आप यूँ चलिए और यूँ घूमकर ए यहाँ आ जाइए, तो देखिए ये एंगल कितना है 330। तो या तो आप θ2 की वैल्यू ले लीजिए 330, क्लियर, और या फिर ले लीजिए इसे -30, ये आपके ऊपर है दोनों कंडीशंस।
अगर थीटा 1 और थीटा 2 आर इन सेम साइड तो 1 इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव, जो थीटा 2 होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा, ये हमेशा याद रखना है। या फिर आपको अगर उसी रूल से चलना है तो ये थीटा 1 हो गया, थीटा 2 के लिए आपको ऐसे जाना पड़ेगा और यहाँ मिलेगा थीटा 2 आपको। क्लियर है? तो ये हो गया 30। तो आप दोनों की वैल्यू सेम आती हैं तो आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखना है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और a की वैल्यू क्या है √3a और 2 को ऊपर ले लीजिए sin 60 माइनस साइन 30। क्लियर हो गया? तो ये हो गया 2 म्यू नॉट आई अपॉन √3a, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये हो गया 2 म्यू नॉट आई अपॉन √3a, 2 ले लीजिए एलसीएम, √3 माइनस 1, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1 म्यू नॉट आई अपॉन √3a। क्लियर है? तो क्या है a? a इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर वेयर वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड and theta 1 and theta 2 are measured from the perpendicular in both side. If they are in one sided then one is positive and other is negative. क्लियर है? ये तो आपको ऐसे ही मानना है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि मुझे लगेगा आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, और ये एंगल है 45। आपसे पूछा कि इस पॉइंट ए पर जाकर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। चलिए जी कैसे सोल्व करेंगे। ये करंट आई है, ठीक है, ऐसे। अब बताइए क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाओगे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब आपको a मिल जाए और थीटा 1 थीटा 2 मिल जाए तो आप वैल्यू पुट कर लेंगे। a क्या है, ये a है। बताइए क्या बताया था मैंने a बताया था a इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर। वायर ऐसे है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं वायर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा है, हमें इस वायर को थोड़ा पीछे इमेजिन करना पड़ेगा ऐसे, और ये है आपकी अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। क्लियर है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। अब देखिए अब कैसे निकालेंगे, तो इस एंगल को निकालना पड़ेगा हमें। ये 45 है तो ये कितना हो गया 90, ये 90 तो ये 45, ये कितना 90 तो ये 45। क्लियर? तो देखिए फटाफट 41 से पहले हम इस वैल्यू को निकाल लेते हैं। ये ट्रायंगल कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, रटना कुछ नहीं है। अगर फिजिक्स में रटोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। कंसेप्ट को पावर बनाइए, ठीक है। तो ये ए है, हमें ये वाली साइड निकालनी है। इसको आप कुछ भी मान लो, ओ बी मान लें, इसे ए मान लें, तो हमें तो ओ बी चाहिए। तो ओ बी अपॉन ए बी क्या कॉस 45 हो गया, तो ओ बी इज इक्वल टू ए, और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये वैल्यू हो गई आपकी a/√2। इसका मतलब ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये वैल्यू। क्लियर हो गया? तो a की वैल्यू तो पता चल गई आपको a/√2। अब एंगल और बता दीजिए, थीटा 1 थीटा 2 क्या लेने हैं हमें, थीटा 1 की वैल्यू क्या लें और थीटा 2 की वैल्यू क्या लें। क्वेश्चन सोल्व। देखिए थीटा 1 वायर से, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो थीटा 1 ये रहा 90, यहाँ तक पहुँच गया। थीटा 1 इज 90, तो थीटा 1 की वैल्यू 90। थीटा 2 देखिए, थीटा 2 भी देखिए इसी साइड ही है, मतलब थीटा 1 ये रहा, थीटा 2 ये रहा 45। अब थीटा 2 45 है, तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है कि अगर थीटा 1 थीटा 2 वायर के एक ही साइड है तो एक को लेना है पॉजिटिव और सेकंड वाले को लेना है नेगेटिव, फर्स्ट कंडीशन। या फिर आपको पता ही है कि थीटा 1 ये ले लिया, अब इस वायर पर पहुंचना है तो वायर से ऐसे नहीं जाएंगे, सीधे ऐसे नहीं पहुंच सकते। आप कैसे पहुंचेंगे, आप ऐसे पहुंचेंगे इस पर घूमकर। क्लियर है?
तो ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से घूमकर, सॉरी यहाँ से चलना है, ये एंगल कितना हो जाएगा 360 में से 45 घटा दीजिए 315। तो या तो लिख लीजिए इसे 315 या लिख लीजिए थीटा इजिकल टू -45। बात एक ही होती है दोनों में से, किसी की वैल्यू पुट कर लीजिए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए जी, तो B इजिकल टू μ0I/4 A की वैल्यू है A और √2 को ऊपर लिख लीजिए, sin θ1 90 माइनस sin 45। क्लियर है। तो B इजिकल टू √2 μ0I/4 1 माइनस 1/√2, √2 माइनस 1/√2। ठीक है, दिस इज द आंसर। आप इसे आगे सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कंसेप्ट आपको फुली क्लियर हो चुका होगा कि बायोट सावर्ट ने क्या बताया था। एक फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई थी, V इजिकल टू μ0I/4 sin θ1 प्लस sin θ2। बस ऑलवेज एक ही चीज़ याद रखनी है, A इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर एंड θ1 θ2 मेजर्स फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन बोथ साइड। ठीक है, इन बोथ साइड मेजर करनी है, ऐसा नहीं एक ही साइड ले लो। अगर ये एक ही साइड है तो एक को पॉजिटिव लेना है और एक को नेगेटिव लेना है। तो ये था आपका बायोट सावर्ट लॉ का पहला एप्लीकेशन। ठीक है, जो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा विद न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट। और अभी भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करें ताकि हम आपके डाउट्सों को आगे भी क्लियर कर दें। और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन लेकर आएंगे। हम बिल्कुल आपको रूट से पढ़ाएंगे, यानी रूट का मतलब होता है बिल्कुल आपको कोई भी चीज़ रटने के लिए नहीं बोलेंगे, रटना नहीं है, आपको समझना है। और इसीलिए हमने हमारे चैनल और आपके चैनल का नाम है रूट ऑफ स्टडी। तो रूट ऑफ स्टडी के साथ जुड़े रहें, उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें ताकि आपको फटाफट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें और आपकी स्टडी जो है वो बिल्कुल रूट ऑफ फिजिक्स की जगह ऐसी मजबूत हो जाए जैसे कि किसी ट्री की रूट्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें और पढ़ते रहें फिजिक्स, रूट ऑफ फिजिक्स के साथ।